नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। क्या एक परिवार में 2 कानून चलते हैं? और अगर चलते हैं, तो परिवार की शेप क्या होती है? आप अगर सही सोचते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। यही बात देश पर भी लागू होती है। देश की शीर्ष अदालत की ओर से कई बार ये कहा गया कि देश के अलग-अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बन जाती है, बन रही है और बनती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में बेहद निराशा जताई थी कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई भी ठोस कोशिश नहीं की गई। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा था, केंद्र सरकार एक समान कानून बना करके पर्सनल लॉ की विसंगतियां दूर कर सकती है। अब पीएम मोदी ने इस दिशा में बड़ा ऐलान कर दिया है आज। कुछ ओवैसी जैसे मुल्ला मौलानाओं को इससे तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन दोस्तों इसका जवाब भी है। प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर में 2 कानूनों से कैसे गुजारा होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो भी भ्रम है वो दूर किए जाएंगे। और जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये सब वोट की राजनीति करते हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक से नुकसान का दायरा बहुत बड़ा है। बहुत अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है और वो बेटी कुछ ही दिनों के बाद वापस आ जाती है मायके में। तो आप समझिए कि उसका भाई, उसका पिता, परिवार के दूसरे लोग उस बेटी के लिए कितने दुखी होते हैं, उन्हें कितनी चिंता बढ़ जाती है उनकी। एक और बात समझने की है दोस्तों, 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है और अगर होता तो दुनिया के मुस्लिम बाहुल्य देश इसे ख़त्म नहीं करते। अब मिस्र में देखिए, मिस्र में 90% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम हैं और आज से 80 साल पहले वहाँ 3 तलाक की प्रथा ख़त्म हो चुकी है। अगर 3 तलाक इस्लाम का ज़रूरी अंग है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका करके कुछ लोग उन पे हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं और इसकी आड़ में देश में अपनी राजनीति भी चमकाए रखना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक और अच्छी बात कही कि 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुस्लिम समाज का भ्रम दूर होना चाहिए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का जो काम हो रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत है। एक घर में, एक परिवार में एक सदस्य के लिए कानून कुछ और हो, दूसरे सदस्य के लिए कानून कुछ और हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश भी कैसे चलेगा? भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इशारा है देश के प्रधानमंत्री का, जो वोटों की राजनीति करते हैं। उन्हें ये समझ लेना होगा कि अब उनका वो दांव नहीं चलेगा और लगे हाथ चूँकि बात हो रही है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की, तो मैं आपको बता दूँ कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का संबंध सिविल मामलों के कानून की एकरूपता से है। देश के हर व्यक्ति के लिए एक सिविल मामलों में एक समान कानून यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है। आप समझ लीजिए, इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पे भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कोड के तहत
देश के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा और गोद लेने जैसे मामलों में एक ही कानून होते हैं और समान नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पे कोई छूट नहीं मिलती। और भारत में फिलहाल धर्म के आधार पे इन मसलों पर अलग-अलग कानून हैं। हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए भारत में प्रॉपर्टी, शादी और तलाक के अलग-अलग कानून हैं, नियम हैं और अलग-अलग धर्मों के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का अपना अलग-अलग पर्सनल लॉ है और हिंदू सिविल लॉ के अ, अंडर में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यानी कि ये एक ही कानून को फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, एक और बात, संविधान के भाग 4 में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र किया गया है और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद हैं आगे और 36 से लेकर के 91 तक जो अनुच्छेद हैं, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल किया गया है। इसी हिस्से के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है और इसमें ये भी कहा गया है साफ-साफ, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या ये किया? तो ये सवाल भी उठाया जाता रहा है कि जब संविधान में इसका ज़िक्र है ही, तो आज़ादी के बाद इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया? दरअसल संविधान के कई सारे क्लॉज़ होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें इस तरीके की भी लिख दी जाती हैं जिससे एक बड़े कानून को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। इसी तरीके से संविधान के भाग 3 में देश के हर नागरिक के मूल अधिकार की भी व्यवस्था है, जिसे लागू करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मोदी सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि कहिए कि काम करने जा रही है मोदी सरकार और ओवैसी समेत कई मौलाना इस पर आवाज़ उठा रहे हैं पहले से ही और अब आज से उनको एक मुद्दा मिलने जा रहा है। लेकिन उसका जवाब भी पीएम मोदी ने दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी धर्म या संप्रदाय की ओर से कोई आवाज़ नहीं आई है कि इस कोड को लागू ना किया जाए। संविधान सभा में इस पर शुरुआत में ही व्यापक बहस हुई थी और कुछ सदस्य इसे मूल अधिकार में रखने के पक्ष में भी थे। संविधान सभा में 23 नवंबर, आप ध्यान दीजिए और डेट नोट कीजिए, 23 नवंबर 1948 को इस पर विस्तार से बहस हुई थी और इसमें किन लोगों ने इसका विरोध किया था? मोहम्मद इस्माइल, नज़रुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, साहेब बहादुर, हुसैन इमाम ने समान नागरिक संहिता से जुड़े अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। इन लोगों का ये कहना था कि सिविल मामलों में हर शख्स को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने की छूट होनी चाहिए। किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों को अपना निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि क्या कहें, जो मुस्लिम औरतों की आज हालत है ना, ये इन्हीं लोगों की वजह से है। और संविधान निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में थे। अम्बेडकर का ये सीधा तर्क था कि देश में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए धार्मिक आधार पर बने नियमों में सुधार जरूरी है। आज़ाद भारत में महिलाओं की आज़ादी और समानता के लिए अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता को बेहद ज़रूरी बताया था उस समय भी, जिसकी आज पीएम मोदी भी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। खैर, बाद में इसे नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल कर उस वक्त राज्य को हर कीमत पर लागू करने की संवैधानिक बाध्यता से बचा लिया गया था। यानी कि कैसे-कैसे लोगों ने जब इसका विरोध कर दिया तो फिर कुछ तो नेहरू जी को करना ही होगा ना। तो उनका
इशारा महिलाओं को साथ जो महिलाओं की आज़ादी है उसके साथ-साथ उन्हें मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रही कुरीतियों की तरफ भी उनका इशारा था अम्बेडकर जी का। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुस्लिम नेताओं के भारी विरोध के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समान नागरिक संहिता पर आगे नहीं बढ़े। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि उन्हें भी अपने जो मुस्लिम वोट थे उनकी चिंता ज़्यादा होगी। आप समझ ही सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हालात क्या थे। हालाँकि 1954-55 में भारी विरोध के बावजूद हिंदू कोड भी ले आए वो और हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदी हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून 1956 और हिंदू संरक्षता कानून 1956 लागू हुए। इनमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार गोद लेने जैसे नियम संसद में बने, कानून से तय होने लगे। लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों ने अपने-अपने धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों को तय करने की अपनी छूट अपने पास रखी। इसे यूँ समझ लीजिए कि ये भी एक वोट की राजनीति रही, क्योंकि जिन्होंने इसको मानने की इजाज़त दी, वो भी उसमें उतने ही भागीदार हैं ना। संविधान की प्रस्तावना में शामिल समानता और बंधुत्व का आदर्श भी पाया जा सकता है। जब देश में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता हो, 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एक शब्द जोड़ा गया। इसके तहत सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी और कोड के पक्ष में दलील दी जाती है कि धार्मिक आधार पर पर्सनल लॉ होने की वजह से संविधान के पंथ निरपेक्ष की भावना का उल्लंघन होता है। आप समझ लीजिए, संहिता के हिमायती ये मानते हैं कि हर नागरिक को अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति और लिंग के आधार पे भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 21 में जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। और उनकी ये दलील यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में महिलाओं के जो मूल अधिकार हैं उनका लगातार हनन हो रहा है। शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर एक समान कानून नहीं होने की वजह से महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा है। इन लोगों का तर्क है कि लैंगिक समानता और सामाजिक समानता के लिए समान नागरिक संहिता होनी जरूरी है। अब आप देख लीजिए, आए दिन मुस्लिम समाज में महिलाओं के धर्म के आधार पे चल रहे पर्सनल लॉ की वजह से हिंसा और क्या-क्या झेल रही हैं वो। इन महिलाओं को बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। देखिए, ये जो मुस्लिम महिलाओं की समस्या है ना, इसको ये मुल्ला और मौलाना नहीं समझ सकते, क्योंकि हलाला में इन मौलाओं का बहुत कहना चाहिए कि उनको फ़ायदा मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हलाला में जो महिला है, उसमें बजाय जो इनका नियम कहता है, उससे हट करके ये मौलानाओं के पास ही उन महिलाओं को भेज देते हैं। बताइए, इससे बड़ी बुरी बात और क्या होगी? अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुल करके विरोध करते आए हैं और आज़ादी के बाद से ही मुस्लिम समाज इसे उनके निजी जीवन में दखल का मुद्दा मानता रहा है। और विरोध में तर्क देने वाले लोगों का ये कहना है कि संविधान के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 और 28 के बीच हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए हर धर्म के लोगों पर एक समान पर्सनल लॉ थोपना संविधान का खिलवाड़ है। अब चूंकि इनके अपने हित हैं, इसलिए ये इस तरीके की बातें कह रहे हैं। मुस्लिम इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है और ये दलील देता रहा है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीने की अनुमति देता है।
इसी अधिकार की वजह से अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को अपने रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के मुताबिक अलग अलग पर्सनल लॉ के पालन करने की छूट है। लेकिन अब यूसीसी लागू होने के बाद जब धर्मों के लिए समान कानून होगा और मुस्लिम समाज के लिए पुरुष अपनी पत्नियों पर अत्याचार नहीं कर सकेंगे, इस बात की उन्हें फिक्र हो रही है। एक तो उन्हें अपने घर में अपना अंकुश बनाए रखने की चिंता सता रही है कि वो अब क्या करेंगे, किस तरीके से महिलाओं को दबाएँगे। दूसरा, जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं मुल्ला मौलाना, उन्हें अपनी राजनीति की फ़िक्र हो रही है। और समान नागरिक संहिता के रास्ते में वोट बैंक की राजनीति एक बहुत बड़ी बाधा रही है। भारत में इस पर आम सहमति बनाने की ज़रूरत है, जिसका आगाज़ आज प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और मुस्लिम वोट बैंक के नुकसान के डर से शुरू से कांग्रेस इसका खुल के विरोध करती रही है, इसके पक्ष में कभी नहीं बोली। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाती रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जब जब चुनाव का वक्त आया, बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन ये उसका वहम है। अब उसकी बात का जवाब आज प्रधानमंत्री ने दे दिया है, क्योंकि जो भी पर्सनल लॉ से जुड़े हुए मामले हैं, उनको प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि घर घर जा कर के उन परिवारों को समझाया जाएगा, जहां महिलाएं सह रही हैं, जहां उन पे अत्याचार हो रहा है, जहां उनके पतियों ने 3-3 पत्नियां और रखी हुई हैं। मीन्स एक परिवार में 4 औरतें, और उसके आगे आप ये समझिए कि जो उसकी पहली पत्नी है, उसका क्या हाल होता होगा, उसके बाद दूसरी का भी वैसा ही, उसके बाद तीसरी का भी वैसा ही। तो ये एक ज़ुल्म करने का एक उन्हें अधिकार मिला हुआ है। अब जब सब धर्मों के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बन जाएगा, तो ये ज़्यादती जो है, महिलाओं को ज़्यादा नहीं सहनी पड़ेगी। यही समझाना है उन परिवारों में जा कर के। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बार ये कह चुका है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो बात तो माननी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, आज इसका शंखनाद कर दिया है प्रधानमंत्री ने। अब देखने वाली बात ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष को वो उनके इस कथन को, उनका जो ये नैरेटिव है, उसको लेकर के वो अलग से एक मुद्दा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके वोट चाहिए, और मुस्लिम समाज हमेशा एक वोट की तरह ही इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए आज तक उनका विकास नहीं हुआ। और जो उनके मुखिया हैं, जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं मुल्ला मौलाना, वो भी नहीं चाहते कि उनका विकास हो। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि कब, कैसे और कब तक कोड लागू होता है। और देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय हो, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बेहतर हो, उनके साथ उनके घर के पुरुष जो हैं ज़्यादती ना करें। ये बात उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और देखने वाली बात ये है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का जो असल चेहरा है, क्या वो ये लोग समझ पाएँगे? जिस इंटेंशन से, जिस नीयत से इसको लागू किया जा रहा है, केवल एक मुस्लिमों की बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि एक परिवार में एक ही कानून होना चाहिए, तभी वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आज अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों, और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।